चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9 के लिए साइंस का यानी कि आपका विज्ञान का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा। आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साइंस के होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, साइंस के होंगे यानी कि विज्ञान के होंगे, आपके हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में ही। यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताऊँगा हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन, यानी कि दोनों ही मीडियम वाले भी इस मीडियम यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, यानी कि इस वीडियो को देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क जो कि यानी कि जो इसके मैक्सिमम मार्क होंगे, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं, उस निर्देश को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब आप निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो पहला वाला यानी कि निर्देश आपके सामने है कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, जिसमें कि कुल अंक यानी कि 20 होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका चारों क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 20 अंक मिल जाएंगे। सेकंड वाला है प्रश्न क्रमांक 5 से 22 में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प के आधार पर ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। थर्ड वाला है यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने यहाँ पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। जितने भी आपको जवाब यानी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। पांचवा है प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 30 शब्दों में देना होगा, यानी मिनिमम 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। छठा है प्रश्न क्रमांक 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 75 शब्दों में देना होगा। यानी कि सातवां है यानी क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 120 शब्दों में देना होगा। और आठवां है प्रश्न नंबर 20 से 22 में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा। जहां आवश्यक हो वहां पर स्वच्छ एवं नामांकित आपको चित्र भी बनाना होगा, यानी कि जहां पर आपसे कहा जाए कि स्वच्छ यानी कि चित्र बनाओ, तो वहां पर आपको स्वच्छ और नामांकित यानी चित्र बनाना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन मोस्ट है, लगभग हर साल फंसता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझना होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता रहा है कि सही विकल्प लिखिए, यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है, वेरी मोस्ट है कि दाब बढ़ाने पर निम्न में से किसके आयतन में कमी होती है। तो आप सभी जानते होंगे, यानी कि दाब बढ़ाने पर किसके आयतन में कमी होती है। क्या ठोस के आयतन में, क्या दाब बढ़ाने पर ठोस के आयतन में कमी होती है? नहीं नहीं, ठोस यानी कि ठोस के आयतन में बिल्कुल कमी नहीं होती है। क्या द्रव के आयतन में दाब बढ़ाने पर कमी होती है या फिर गैस के आयतन में कमी होती है? तो आप सभी जानते होंगे, यानी जो गैस होता है यानी जो गैस होती है उसके जब आयतन में कमी होती है, यानी दाब बढ़ाने पर जब हम दाब बढ़ाते हैं तो गैस के आयतन में कमी होती है, यानी गैस उड़ जाती है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मोस्ट है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है, यानी जो विस्थापन होता है उसमें परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते होंगे, यानी जो विस्थापन होता है उसमें परिवर्तन की जो दर कहलाती है वह चाल कहलाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाल कहलाती है, यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि आपका विकल्प पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका मोस्ट है, लगभग हर साल आता है, इस बार भी पक्का फंसेगा। ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो आप सभी जानते होंगे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह क्या वह स्कर्वी है या फिर रतौंधी है या फिर रिकेट्स है या फिर बेरी बेरी है? तो आप सभी जानते होंगे कि विटामिन सी की जो कमी से होने वाला रोग है वह स्कर्वी है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि जो रतौंधी रोग होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो रिकेट्स होता है, यानी जो रिकेट्स होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि रिकेट्स यानी कि समझ लीजिए सूखा रोग। जी हाँ फ्रेंड्स, जो सूखा रोग होता है उसी को ही हम रिकेट्स कहते हैं, यानी जो सूखा रोग होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। और जो बेरी बेरी होता है वह B1 यानी कि B1 तो आप समझ सकते हैं फिलहाल कि आपका विटामिन बी की कमी से होता है, यानी कि बी की कमी से आपका होता है बेरी बेरी। इस तरीके से आप इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 4 भी आ चुका है आप सामने है कि वायरस से होने वाला रोग है। तो आप सभी जानते होंगे, क्या काला जार वायरस से होने वाला रोग है या फिर हैजा है या फिर डेंगू बुखार है या फिर क्षय रोग है? तो आप सभी जानते होंगे काला जार एक ऐसा रोग है जो कि जीवाणु से होता है, यानी कि वह बैक्टीरिया से होता है, और हैजा भी आपका बैक्टीरिया ही से होता है। और जो डेंगू बुखार है वह भी आपका किससे होता है? तो डेंगू बुखार आपका किससे होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि डेंगू बुखार जो है वह एक वायरस के द्वारा फैलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वायरस के द्वारा फैलता
फैलता है, जो कि मच्छर में होता है, यानी कि एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से यानी कि डेंगू बुखार होता है, तो वह वायरस के कारण होता है, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा। और क्षय रोग जो होता है यानी तपेदिक जो रोग होता है क्षय रोग, वह भी आपका यानी कि किस किस्म की कमी से फैलता है, वह भी आपका बैक्टीरिया की कमी से फैलता है। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मोस्ट है। शक्ति का ऐसा ही पद्धति में मात्रक होता है, तो आप सभी जानते होंगे जो शक्ति का ऐसा ही पद्धति में जो मात्रक होता है वह वॉट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वॉट होता है। आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। फिलहाल क्या आप समझ लीजिए, जो कार्य का मात्रक यहाँ पर जो जूल है वह कार्य का मात्रक होता है। और मीटर किसका होता है, तो मीटर आप जानते होंगे यानी चाल का यानी कि जो मीटर होता है वह किसका होता है, चाल यानी कि कोई भी चीज़ लंबाई या फिर किसी भी चीज़ इस तरीके यानी भुजाएं इस तरीके से आप समझ सकते हो। जो वोल्ट होता है वह विभवांतर और यानी कि विभवांतर और वोल्ट यानी किसका होता है, विभव का होता है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर फिलहाल के सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड में दे लेते हैं। मोस्ट है लगभग हर साल फंसता है, इस बारी पक्का फंसेगा। कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको सही विकल्प छांटकर लिखना होगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलेन एक है, यानी जो विलेन है वह कैसा मिश्रण है, तो आप सभी जानते होंगे कि विलेन एक समांगी मिश्रण है। जी फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण है क्योंकि विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू आपका विलेन होता है, यानी वह मिश्रण जिसमें विलेय अपने गुणों को त्याग दे और विलायक भी अपने गुणों को त्याग दे, तो उसे हम विलेन कहते हैं। वह एक यानी समांगी मिश्रण होता है, वह एक नया पदार्थ बनाता है। जैसे कि मान लो शरबत हो गया, जी हमारा शरबत हो गया। शरबत एक पदार्थ कैसे बनता है, तो थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए, तो चीनी अपने गुण यानी खो देती है। वह चीनी ना रह करके पानी में ऐसे घुल जाती है कि वह यानी कि चीनी रहती ही नहीं है, और पानी आपका यानी शरबत बना लेता है। यानी कि आपका जो जवाब हो जाएगा वह आपका आएगा यानी समांगी मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए, यहाँ पर बात हो रही है कि वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, यानी कि जो इसमें जो ऑप्शन आएगा वह कौन सा आएगा, क्या ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप सभी जानते होंगे कि वैश्विक जो ऊष्मीकरण होता है यानी कि क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। यानी कि आप समझ सकते हो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मीकरण होता है, उसके लिए जो उत्तरदायी गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड भी आपका मोस्ट है कि ओजोन परत में क्षय के लिए मुख्य कारक कौन, यानी मुख्य कारक यौगिक कौन है, तो वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी फ्रेंड्स, CFC है, यह कहाँ पर पाया जाता है, तो यह आपका फ्रिज, जैसा कि फ्रिज हो गया तो फ्रिज में ही यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है। पौधों की जड़ें यानी जो पौधों की जड़ें होती हैं उसमें मृदा अपरदन, क्या पौधे की जड़ें मृदा अपरदन को रोकती हैं या फिर बढ़ाती हैं, तो आप सभी जानते होंगे जो पौधों की जड़ें होती हैं वह मृदा अपरदन को हमेशा रोकती हैं। जहाँ पर पौधा होगा वहाँ पर मिट्टी कटाव नहीं होगा, और जहाँ पर पौधा नहीं होगा वहाँ पर मिट्टी कटाव आसानी से हो जाता है। इसलिए आपका जवाब क्या आ जाएगा, यानी कि पौधे की जड़ें मृदा अपरदन को सदैव रोकती हैं। आपका विकल्प यहाँ पर पहला वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं। क्वेश्चन 5 भी आपका मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है कि किसी वस्तु का किसी वस्तु का क्या होता है, तो किसी वस्तु का सभी यानी कि सभी स्थानों पर एक समान रहता है, क्या भार रहता है या फिर द्रव्यमान रहता है। तो आप सभी जानते हो किसी जो वस्तु होती है उसका जो भार होता है वह सभी स्थानों पर बराबर होता है, चाहे वह कहीं पर भी हो, बट द्रव्यमान चेंज होता रहता है। तो आपका जवाब आ जाएगा यानी कि भार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका पक्का फंसेगा। क्वेश्चन थर्ड में क्या कह रहा है, यानी मैच द फॉलोइंग, यानी सही जोड़ी बनाइए। आपको सही जोड़ी बनाना है, तो कॉलम आ और कॉलम बा आपके सामने मौजूद हो चुका है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली, तो आप सभी जानते होंगे कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है तो वह किसे कहा जाता है, तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। जो आत्महत्या की थैली होती है तो वह किसे कहा जाता है, वह लाइसोसोम को कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका विकल्प यहाँ पर डी पर चला जाएगा। और ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी जानते होंगे कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वह किस तरीके से चलती हैं, तो आप सभी जानते होंगे ध्वनि तरंगे आपकी इस तरीके से चलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरीके से चलती हैं, यानी कि आपका जो जवाब आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, तो ध्वनि तरंगे आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके ई पर चला जाएगा। और कार्य की इकाई क्या होती है, कार्य का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, तो कार्य की जो मात्रक होता है सही मात्रक वह जूल होता है। और सोनार क्या होता है, तो सोनार क्या होता है, तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी कि जो सोनार होता है वह समुद्र से यानी समुद्र में डूबी हुई कोई भी चीज़ का पता लगाता है। आबोगाद्रो संख्या क्या होती है, तो वह होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी पर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी मोस्ट लगभग पक्का फंसेगा। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, आपको समझना होगा कि एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा। जी फ्रेंड्स, आपको एक वाक्य में आंसर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है कि
कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो आप सभी जानते होंगे जो पृथ्वी की सतह है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है भाई 9.8 होता है। जी फ्रेंड्स 9.8 होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका मोस्ट है कि दो भिन्न द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से फेंकने पर कौन सी वस्तु पृथ्वी पर पहले गिरेगी। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वह वस्तु सदैव पहले गिरेगी। WHO का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि WHO का पूरा नाम क्या है, वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी फ्रेंड्स आपने सही, बिल्कुल आपको पता होगा पहले से ही कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि आपको हिंदी में जो होगा इसका मान यानी इसका जो नाम होगा वह हिंदी में होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, और जो इंग्लिश में होगा वह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 भी आपका मोस्ट है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार से कितना यानी कितना गुना होता है। यहाँ पर बात हो रही है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, यदि चंद्रमा पर भार 1 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार यानी कि वही वस्तु का भार आपका 6 किलोग्राम हो जाएगा। अगर चंद्रमा पर यानी किसी वस्तु का भार 2 किलोग्राम है तो यानी पृथ्वी पर उस वस्तु का भार 12 किलोग्राम हो जाएगा। यदि चंद्रमा पर यानी अगर यहाँ पर बात होती है कि पृथ्वी पर 1 किलोग्राम भार है अगर किसी वस्तु का, तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, वह 1/6 हो जाता है। फिलहाल क्या आपको कह रहा है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना गुना होता है, तो वह 6 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन यानी कि 5 लेते हैं कि IUPAC का पूरा नाम क्या है। तो आप सभी जानते होंगे कि IUPAC की फुल फॉर्म जो होती है वह क्या होती है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि मैंने अभी जो आपको यानी स्पेलिंग बताई है, यानी इस तरीके से आप समझ सकते हैं जो फुल फॉर्म मैंने अभी भी आपको बताई है वही आपकी करेक्ट होगी। यानी कि इंटरनेशनल, आई से हो गया आपका इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल आपका आ जाएगा आई से, और यू से क्या आएगा, तो यू से आपका यूनियन आएगा, और पी से आपका प्योर आएगा, और एंड अप्लाइड यानी कि ए से आपका अप्लाइड आ जाएगा, और सी से आपका केमिस्ट्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट वाला भी मोस्ट है, पक्का फंसने वाला है। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है कि दूरी एवं विस्थापन में आपको अंतर बताना होगा। यानी दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है आप स्पष्ट कर सकते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। वाला क्वेश्चन देखते हैं। यानी दूरी किसे कहते हैं, तो मैं आपको समझा रहा हूं कि दूरी यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी चली गई दूरी जो होती है, यानी कि मान लो यहाँ पर यह एक स्थान है ए है, यानी कि यह ए स्थान है, यह बी तक यानी कोई वस्तु ए पर रखी गई है और कोई वस्तु यानी कि वह बी स्थान तक जा रही है, तो दूरी होती है यानी जो चली गई दूरी जो पथ की लंबाई होती है वह उसकी दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन इस तरीके से होता है आपका कोई वस्तु ए के स्थान पर यानी कि ए स्थान पर रखी गई है, उस पर हमने कार्य किया यानी उस पर हमने बल लगाया या फिर हमने कार्य किया, तो वह वस्तु अपने स्थान से जितनी दूरी विस्थापित होती है तो वह विस्थापन दूरी कहलाती है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो वाले क्वेश्चन मिलते हैं कि त्वरण की परिभाषा का सही पद्धति में मात्रक लिखना होगा आपको। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स आपका जवाब आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ताओं के आपको नाम लिखना होगा। तो आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता यानी जो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वह किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी सर जे टॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की किसने की थी, तो प्रोटॉन की थी रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की थी। तो आपके खोजकर्ताओं के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपके समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।